तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों में थायराइड क्यों होता है और क्या ये ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा है कि कई वजहों से माँ के खान पान में कुछ ट्रेस मिनरल जैसे कि आयोडीन या सेलेनियम या किसी और वजह से भी कई बार बच्चे हाई टीएसएच लेवल के साथ ही पैदा होते हैं। अक्सर ये हो जाता है। मतलब जब बच्चों का पैदाइश होती है तो चेक करें अगर उनका, तो कई बार बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, कॉमन नहीं है, मतलब बहुत कम ही होता है, रेयरली, मगर हो जाता है कि किसी किसी बच्चे का टीएसएच लेवल पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा हाई होता है, नॉर्मल से हाई होता है। और कई बार पैदाइश के कुछ हफ्तों बाद ही, 2 या 3 हफ्तों बाद ही, मतलब पैदाइश के 1 महीने के अंदर ही उनकी दवा भी शुरू हो जाती है। देखो, इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर बच्चे की दवा एक बार आपने इस तरह की ये हार्मोन्स से रिलेटेड शुरू कर दी है तो फिर पूरी ज़िंदगी उसे दवा को खाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना भारी पड़ जाता है। तो डॉक्टर लोग जिस डर को दिखाकर दवा देते हैं कि बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने जितने भी बच्चे नेट पर सर्च किए जिनकी दवा पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद शुरू की गई थी, सभी ऑटिस्टिक ही दिखे मुझे, क्योंकि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स झेलना इतना आसान नहीं है। और ये दवा बड़ों में क्या कमाल कर सकती है, ये मैं पिछली वीडियो थायराइड की जो मैंने बड़ों के लिए बनाई है उसमें बताया ही है। थायराइड क्यों और कैसे, थायराइड की वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें बताया है। तो मेरे हिसाब से तो इस दवा के खाने से परेशानियां बढ़ेंगी ही, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका टीएसएच बर्थ के टाइम पर हाई होता है, तो इन लोगों ने उसको भी एक धंधे का रूप ही दे दिया है, परमानेंट मरीज बनाने के लिए। और इन डॉक्टर्स और इनकी जो रिसर्च है और इनके इलाज पर कितना भरोसा किया जाए, ये तो आप वैसे ही अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही रहते होंगे कि एक बार इनके चंगुल में फंस जाओ तो बाहर निकलना इनके चंगुल से कितना मुश्किल होता है। बिना ज़रूरत के दवाएं देना, ऑपरेशन कर देना, ये सब तो आप जानते ही हैं। और इन जैसे स्टूपिड डॉक्टर्स के बहकाए में आकर पिछले 3 सालों में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई और अब अगले 5 साल में कितनों की और बर्बाद होगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। मगर हर बुराई में एक अच्छाई भी होती है, और इस बार ये खुद भी जाल में फंस चुके हैं और सर्दी ज़ुकाम के लिए ली गई सुई का प्रमोशन करने में यही स्टूपिड डॉक्टर सबसे आगे थे। शैतान बने हुए थे, खूब कमाई कर रहे थे, अब रोज़ मौत का फरिश्ता जो है वो इनको ख्वाब में दिखाई दे रहा है। इनको भी और इनकी बात मानकर जिन लोगों ने सुई लगवाई थी उनको भी। तो इतना सब बताने का मतलब यही था कि क्या इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई बच्चा इस तरह का आपकी नज़र में है तो आप देखिए उसकी हालत क्या है। और बहुत हद तक इम्कान है कि उसकी अगर हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है बच्चा, तो बहुत हद तक इम्कान है कि उसमें दवा ही दवा, वो जो दवा खा रहा है उस दवा का रोल बहुत बड़ा हो, वो दवा ही इसके लिए ज़िम्मेदार हो। तो मैं जैसे कि हमेशा ही करती हूँ, अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मुझे मालूमात है उसके हिसाब से आपकी हेल्प कर दूँगी, ताकि आप इस प्रॉब्लम में पहली बात तो फंसो ही नहीं, और अगर फंस गए हो तो बाहर निकल पाओ। और बाकी डिसीजन तो आप ही को करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आए ही ना, तो बेहतर होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले ही थायराइड का टेस्ट करा लो। रीडिंग्स ठीक हैं तो सब कुछ ठीक ही है ही। और अगर रीडिंग्स गड़बड़ हैं तो क्या करना है, दवा नहीं खानी है, सीधे सीधे जो मैंने डाइट बताई है, वेट लॉस डाइट प्लान 1 और 2 में, वही डाइट फॉलो करनी है।
और साथ में आपको फास्टिंग भी करनी है, लेकिन फास्टिंग तब करेंगे जब आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर प्रेग्नेंट हो तो फिर फास्टिंग मत करो, आपको परेशानी होगी। तो 15 डेज वेट लॉस डाइट, प्लान 1 या 2 कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। बस प्लान 1 में यही ध्यान रखना है, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खाने हैं। और 15 डेज फास्टिंग डाइट। तो आप देखोगे कि ये डाइट पे आने के बाद जैसे ही आप इस डाइट तरह से डाइट फॉलो करोगे, 2 से 4 महीने में ही, 3-4 महीने में बहुत इम्कान है आपका TSH लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जब आपका TSH नॉर्मल आने लगे, TSH का लेवल, तो आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। और प्रेगनेंसी के दौरान कीटो डाइट जो है उसको फॉलो करिए, हेल्दी कीटो, वो वाली नहीं कि बिल्कुल आपको प्रोटीन पे ही रहना है। उसके लिए बेहतर यही है, वो जो मैंने प्लान 1 और प्लान 2 में बता रखा है, उस तरीके से ही आप अपनी डाइट को मैनेज करिए। और बेहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान वेट लॉस डाइट प्लान 1 और 2 में कोई भी चूज़ कर लीजिए और वो करिए आप। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें सभी कुछ, उस डाइट प्लान में सभी कुछ है। फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। तो आप अपनी डाइट उसी हिसाब से मैनेज कीजिए। और अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको डिटेक्ट हुआ है ये थायराइड, कई बार हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, मैंने पिछले आपको वीडियो में जो थायराइड के लिए बनाई हुई है उसमें बताया भी है कि एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो उस वजह से कई बार ये जो थायराइड का TSH लेवल जो है वो हाई आ जाता है। तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होके दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। दवा खाओगे तो मैंने आपको बता ही रखा है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो ही नहीं सकती है, और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको ब्रेस्ट फीड कराने में भी बच्चे को प्रॉब्लम है, उतना दूध आपके नहीं बन पाए, क्योंकि इस दवा से खाने से आपका लीवर डैमेज होगा और आपको वाइटमिन्स और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और आपका इंसुलिन जो है वो भी हाई रहेगा। तो दूध बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका इंसुलिन जो है वो कंट्रोल में रहे। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट हो गया है थायराइड, तो फिर इतना घबराओ नहीं, सीधे सीधे यही डाइट प्लान करते रहो जो मैंने बताए हैं। फास्टिंग मत करो, प्रेगनेंसी में परेशानी होगी, और सीधे सीधे यही डाइट चलाते रहो। थोड़ा बहुत अगर बढ़ा हुआ रहता भी है तो कोई बात नहीं है, मेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था प्रेगनेंसी के दौरान, और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक पैदा हुई। हाँ, मैंने डाइट जो थी वो सही रखी अपनी। हालांकि मैंने ये गलती की थी, वीगन डाइट ली थी उस टाइम पे, तो वो गलती आप ना करें। आप हेल्दी कीटो जो होती है उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन, फैट, सब कुछ आप लें। साथ में थोड़े फ्रूट और वेजिटेबल्स भी रखें, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो उसका डाइट का पार्ट है वो प्रोटीन और फैट ही होना चाहिए, एक बड़ा पार्ट आपकी डाइट का। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी फास्टिंग करना चाह रहे हो आप, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 18 आवर की कर लो, नहीं करोगे तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रेगनेंसी में बॉडी बिल्कुल डिफरेंट ढंग से बिहेव करती है, हार्मोन्स वगैरह, तो इतना आप परेशान मत करो बॉडी को। अगर करना चाहते हो तो वीक में 1 या 2 दिन वाटर फास्ट कर, मतलब पानी के साथ बीच में पानी पीते रहो, बिल्कुल ये मत करो कि पानी भी छोड़ दो। तो वाटर फास्ट जो है आप कर सकते हो। वरना प्रेगनेंसी के दौरान वेट लॉस वाला जो डाइट प्लान 1 और 2 है वो बेस्ट है। बट ध्यान रहे, वेट लॉस डाइट वाला जो प्लान 1 है उसमें मैंने प्रोबायोटिक्स जैसे कीफर, सार क्राउट वगैरह बताए हैं, तो वो सब नहीं लेना है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा डाइट में सी कैल्प का कैप्सूल, अगर आपको ख़ास तौर से अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हो गया है तो कोशिश करें सी कैल्प का कैप्सूल या फिर पाउडर फॉर्म में जो आती है वो थोड़ा सा अपने खाने में ज़रूर शामिल करें आयोडीन के लिए। ख़ास तौर से अगर थायराइड आपको डिटेक्ट हो चुका है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को और दूसरे ग्लैंड्स को भी अच्छे से काम करने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आयोडीन, सेलेनियम और एनिमल फैट या चर्बी। तो आयोडीन के लिए सी कैल्प,
आयोडीन के लिए सी कैल्प बेस्ट है। इसके अलावा सेलेनियम हमें ऑर्गन मीट और जो रेड मीट होता है उससे मिल जाता है। तो आप बीफ का अगर आप गोश्त खाते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑर्गन मीट जैसे कि कलेजी, लीवर और ये जो किडनी होती है ये भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी। मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें बता ही रखा है, वो आप वीडियो देखें। या फिर अगर आपको मिल पाता है सेलेनियम के लिए तो एक ब्राज़ील नट भी आप ले सकते हो। बस एक ब्राज़ील नट दिन भर की सेलेनियम की नीड के लिए आपकी काफ़ी होता है। और खाना जो है अपना वो चर्बी में बनाएं। उस प्रेगनेंसी के दौरान चर्बी या फैट खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बच्चे के ब्रेन बनने के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेन के सही फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से मतलब रहे, आपकी पेट में अच्छे से ग्रोथ हो उसके ब्रेन की ख़ास तौर पे, तो फिर आपको अपनी डाइट में फ़ैट अच्छी तरह रखना चाहिए। मतलब फ़ैट खूब अच्छा खाओ। ऐसे नहीं कि रूखा सूखा खाना बना के खा रहे हो। खूब अच्छे चिकनाई वाला खाना बनाओ, चिकना गोश्त उसमें डालो और चिकनाई में ही बनाओ खाने को, और अच्छी तरीके से खाओ। और उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का गड़बड़ चलता ही रहता है। तो हार्मोन्स को भी सही रखने के लिए फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्लैंड्स के सही से काम करने के लिए फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप मतलब हार्मोन्स के बनने के लिए कोई भी हार्मोन हो किसी भी ग्लैंड से रिलीज़ होता हो, वहाँ के लिए आपको फ़ैट, एनिमल फ़ैट जो होता है चर्बी, वो बहुत एक काम आती है हार्मोन्स को सही तरीके से रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा अगर चर्बी आपके खाने में अच्छी क्वांटिटी में होगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी बिना पेन के नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत इजी रहेगा। इसके अलावा गेहूं और दूध से पूरी तरह परहेज़ करें आप। बिल्कुल आपकी डाइट में नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई पराठा वराठा कभी कभार अगर दिल चाहा तो खा लिया, वरना ना ही खाओ। ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दो तभी अच्छा है। ख़ास तौर से अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हो गया है तो बिल्कुल ही नहीं खाना है आपको पूरी प्रेगनेंसी भर। और जब आप दूध पिला रहे हो बच्चे को तो भी मत खाओ, क्योंकि ये दोनों ही, दूध जो है वो आपके हार्मोन्स को गड़बड़ करेगा। इंसुलिन को, दूध और गेहूं इन दोनों का प्रोटीन आपके हार्मोन्स को भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, एबनॉर्मल करता है, और आपके इंसुलिन लेवल को भी हाई रखने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा ही दो तो बहुत अच्छा है। तो दूध पीने से और नुकसान तो हैं ही, उसके साथ एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान दूध पीते हो तो बच्चे को ऑटिज़म और ब्रेन डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दूध जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ना पिए। कम दूध वाली चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय में प्रोटीन जो है वो डेड हो जाता है दूध का। उसके लिए आप चाय की वीडियो मैंने बना रखी है मिल्क टी की, वो आप देखें। और वेजिटेबल ऑयल से भी आप दूर रहें। खाना जो है वो अपना चर्बी में बनाएं। अगर सिर्फ इतना ही कर लेते हो आप तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है। और अगर कोई बीमारी हो भी गई है, जैसे थायराइड या डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट हो गया है, तो फिर वो भी जो है आपका इजीली आप कंट्रोल कर लोगे। दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह रीडिंग्स जो हैं वो भी कंट्रोल में ही रहेंगी। मेरी रीडिंग जो थी थायराइड की वो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हाई रही पूरी प्रेगनेंसी। और डायबिटीज़ भी बस मैं मतलब ब्लड ग्लूकोज भी मेरी हाई ही जाती, लेकिन मैं किसी तरह से उसको कंट्रोल किए हुए थी, वरना मुझे डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन मैंने सिर्फ खाने से ही इसको कंट्रोल किया। तो मेरी रीडिंग्स थोड़ी गड़बड़ इसलिए रही, हालांकि ब्लड ग्लूकोज तो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही बिल्कुल रखा था, लेकिन हाँ थायराइड की रीडिंग्स जो थी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं वीगन डाइट पर थी। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको ये वीगन और वेजिटेरियन डाइट आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं करनी है और दूध पिलाने के दौरान भी नहीं करनी है।
इसके अलावा अगर आप अपना जो इस डाइट का मेन मकसद जो है इंसुलिन को कंट्रोल में रखना है, तो ये अगर आप डाइट फॉलो करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आपको डिलीवरी बहुत इजी होगी और नॉर्मल होगी। ज़्यादा आपको पेन भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, और इंशाल्लाह आपको सिजेरियन तक आप नहीं जाओगे, इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कोशिश करो कि डिलीवरी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्टर या हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़ो। वो जो है वो बहुत ज़्यादा सिजेरियन पर ही, ऑपरेशन पर ही ज़ोर देते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते हैं। तो क्योंकि सिजेरियन जो होता है उसमें उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, पैसा बनाते हैं वो ऑपरेशन करके, तो वो कई बार ऐसा भी देखा गया है। आपको तो मालूम ही होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि बिना ज़रूरत भी ऑपरेशन कर ही देते हैं। तो कोशिश करो डिलीवरी के लिए किसी अच्छी नर्स से कांटेक्ट कर लो, उसके कांटेक्ट में रहो और उसे थोड़ा अच्छा पैसा दे दो। जहाँ इतना पैसा आपका सिजेरियन में खर्च होगा, उससे अगर आधा पैसा भी आप नर्स को दे देते हो तो वो खुश हो जाएगी और आपका काम इजीली कर भी देगी। तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स में भागने से बेहतर है किसी अच्छी नर्स से कांटेक्ट कर लो और उसे पैसा दो, और इससे वो भी खुश हो जाएगी और आपका काम करेगी, और आपका जो है सिजेरियन से आप बच पाओगे। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो बेशक आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा और ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। अगर वैसे तो अगर इस तरह से डाइट फॉलो करोगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कुछ कह नहीं सकते एंड टाइम पर क्या होता है, तो फिर अगर ऐसा होता है कि लग रहा है कि भाई ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा तो फिर करवा लो, उसके अलावा फिर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सिजेरियन ऑपरेशन करना ही पड़ जाता है माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए। तो हर चीज़ जो होती है बुरी नहीं होती है मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी, बट उसे जब बिजनेस बना लिया जाता है तो इंसान जो है वो शैतान बन जाता है। और आजकल जो है 99% डॉक्टर्स जो हैं वो शैतान ही बने हुए हैं। वैसे इस तरह से डाइट फॉलो करके 99% तो अगर आपको थायराइड या डायबिटीज़ डिटेक्ट हो भी गई है तो आपको वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। हाँ, बस कोशिश करो अगर ये आपको थायराइड या डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई है तो फलों में सेब नहीं खाओ, और डाइट में एनिमल फैट जो है वो अच्छी क्वांटिटी में रखो, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होता है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुल मिलाकर एक बैलेंस डाइट लो, जिससे कि जो कि मैंने वेट लॉस डाइट में बताई है उसी तरह से करो। सलाद जो है वो कभी एक सलाद ले सकते हो, कभी ग्रीन जूस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें लो, कोई इतनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं। देखो ये प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड मत करो। थोड़ी क्वांटिटी में प्लांट्स का मेन रीज़न होता है डाइट में और ऐड करने का, डिटॉक्स करने के लिए, और थोड़ा सा फाइबर हमें उससे मिल जाए, तो बस उतना ही रखो, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के पीछे मत भागो। तो दोपहर के खाने से पहले कभी ग्रीन जूस ले लिया, कभी सलाद ले ली लाए, ताकि आपको लाइव एंजाइम्स भी मिल जाए और आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिल जाए और अच्छा फील हो, क्योंकि इसमें गर्मी भी बहुत लगती है तो आपको अच्छा भी फील होगा थोड़ा सा रॉ रखने से, रॉ फूड थोड़ा सा ऐड करने से। इसके अलावा अगर आपको थायराइड या डायबिटीज़ कुछ भी डिटेक्ट हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर ये कोशिश करो कि ग्रेन भी बहुत कम खाओ। ग्रेन में गेहूँ चावल, गेहूँ तो बिल्कुल ही मत खाओ, चावल भी कम ही खाओ। चावल कभी कभार 15-20 दिन में एक बार खा लिए तो खा लिए, वो भी उसको बासी करके, मतलब थोड़ा जैसे सुबह में पका लिए तो दोपहर में। मैंने चावल की बहुत सी रेसिपीज़ दे रखी हैं, पुलाव वगैरह, उसमें बताया है कैसे खाना है, कैसे उसका शुगर कंटेंट कम किया जा सकता है, तो वो आप देखें। फिर भी रोज़ नहीं खाने हैं चावल। हाँ, रोज़ाना आप मिलेट के राइस खा सकते हो, वो जो श्रीधान्य वाली मिलेट होती है वो बेस्ट होती है, आप वो रोज़ाना खा सकते हो। वो चाहो तो आप शाम के खाने में भी खा सकते हो, क्योंकि उसमें शुगर लेवल इतना हाई नहीं होता है। मगर बेस्ट यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट आप दोपहर के खाने में ले लो, पेट भर के खाओ, और शाम के खाने में यही कोशिश करो कि आपके खाने में प्रोटीन और फैट ही हो। प्रोटीन के जो है वो फैट के साथ वाला प्रोटीन, जैसे कबाब हो गया, इस तरह मैंने काफ़ी रेसिपीज़ दे रखी हैं, वो आप देखिए कैसे आप डाइट को एडजस्ट कर सकते हो।
तो हेल्दी मील आइडियाज़ की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने दे रखी हैं अपने चैनल पर, वो सब आप देखें और अपनी डाइट को एडजस्ट करें उसी हिसाब से। तो ये सब तो हो गया डिलीवरी होने से पहले का। अब डिस्कस करते हैं डिलीवरी के बाद का। तो अगर आप अच्छे से डाइट लेते हो प्रेगनेंसी के दौरान तो 99% आपका बच्चा हेल्दी ही होगा। 1% अगर बच्चे को डिलीवरी के बाद थायराइड डिटेक्ट हो जाता है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। और जगह का तो मुझे पता नहीं है। हाँ, ये कुछ रिच कंट्रीज़ जो अमीर मुल्क हैं उनमें बच्चा पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद कोई ब्लड टेस्ट करते हैं और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये देखने के लिए। असल में इन कंट्रीज़ में एक तो लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस पर भरोसा बहुत करते हैं, एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर एलोपैथी के अलावा कोई और पैथी शायद अलाउ ही नहीं है। और रिज़ल्ट ये होता है कि जहाँ लोग अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से छोटे मोटे घरेलू नुस्खे अपनाकर ठीक हो जाते हैं, यहाँ इन रिच कंट्रीज़ में बीमारियाँ कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार आप अगर डॉक्टर के चंगुल में फंस गए तो वो मुफ्त की दवा के नाम पर आपका इलाज कर करके आपकी हालत ख़राब कर देगा। तो रिच कंट्रीज़ ख़ास और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर से जहाँ काफ़ी कहा जाता है बहुत एजुकेटेड और रिच कंट्रीज़ हैं, तो उनमें जो ये मेडिकल माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। छोटे छोटे बच्चों को भी दवा के नाम पर लाइफ टाइम पेशेंट बना दिया जाता है और वो इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से जूझते हुए ही ज़िंदगी जो है अपनी गुजारते हैं। तो अगर बच्चे को थायराइड डिटेक्ट हो जाता है पैदा होने के कुछ ही टाइम बाद, तो ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर ये दवा अभी नहीं शुरू की तो बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, बच्चा पागल हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चा अगर पैदा होने के बाद रोया है और छींका है तो ऊपर वाले ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि बच्चा दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। आप ये बात गौर करना और उनके माँ बाप से जिनका बच्चा इस तरह का दिमागी मरीज़ होते हैं उनके माँ बाप से पूछना क्या आपका बच्चा छींकता है और क्या आपका बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद रोया था या छींका था, ये बात आप ज़रूर पूछें। जिन बच्चों को इस तरह की दिमागी प्रॉब्लम होती है उन्हें छींक नहीं आती है। तो अगर आपका बच्चा छींक लेता है, पैदा होने के बाद छींक लेता है और रोता है, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर कुछ भी कहे चाहे बच्चा जो है दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके लिए। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहता रहे उसकी मत मानो, क्योंकि बच्चे पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना बहुत, और डॉक्टर इस बात को नहीं मानेगा कि आप बताओ उसको कि हमारा बच्चा छींका है और मतलब रोया है तो ठीक है। वो अपनी जो है अपनी ही चलाए जाएगा, जो उसको बताया गया है वही उसी प्रोटोकॉल पे चलेगा, वो आपकी नहीं मानेगा। तो आप भी उसकी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो और अपना दिमाग चलाओ, अपने आप अपने लिए डिसीजन लो। दूसरे के कहे पर इतना बड़ा अपने बच्चे के लिए डिसीजन मत लो। अब अगर बच्चे को थायराइड जो है उसके टीएसएच का लेवल जो है थोड़ा सा हाई आ रहा है, तब उसके बाद आ गया है, डिटेक्ट हो गया है। और कंट्रीज़ में तो मुझे पता नहीं होता है टेस्ट या नहीं होता है, मगर हाँ ये इन कंट्रीज़ में तो होता है। तो अगर आपको भी पता चल गया है, छोटा सा बच्चा है और आपको पता चल गया है कि इसका टीएसएच लेवल हाई है, तो कुछ भी नहीं करना है। आप बस ये है कि बच्चे की एक ही दवा होती है इतने छोटे बच्चे की, और वो होती है उसकी अपनी माँ का दूध। तो बच्चे को माँ का दूध दें। आजकल अच्छा क्या होता है, एक तो खाना गड़बड़ है, ऊपर से बच्चों कई बार माएँ जो होती हैं कई तरह की दवाएं लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें जो है सप्लीमेंट भी शामिल होते हैं, ये जो सप्लीमेंट लेती हैं वाइटमिन्स वगैरह के लिए, तो ये भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और इंसुलिन की आपको हाई इंसुलिन की प्रॉब्लम भी दे जाते हैं कई बार। और जिसकी वजह से कई बार माँओं को दूध जो है बच्चे के लिए उतना पूरा नहीं पड़ पाता, कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है। तो इस बात को बस दूध बनने के लिए एक ही की का ध्यान रखना है, इंसुलिन आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंसुलिन हाई है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके दूध या तो बहुत कम बनेगा या बनेगा ही नहीं।
तो खाने में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं करनी है जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल शूट हो जाए। तो बच्चा पैदा होने के बाद भी वही डाइट, वैसे मैं अलग से एक डाइट बनाऊंगी, वो थोड़ा सा अलग होती है, यहाँ पर अभी डाइट नहीं बनाई है मैंने, तो यहाँ मैं बताए दे रही हूँ बस ऐसे ही। बच्चा पैदा होने के बाद वही वेट लॉस वाली डाइट ही करनी है। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है कि पुराने ज़माने में लोग भी कहते थे कि डिलीवरी के बाद 40 डेज तक फ्रूट्स जो हैं और ये कच्ची सब्जियां वगैरह जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। उससे कई बार बच्चे को भी गैस बनती है, पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यूट्रस में ठंडी लग सकती है फ्रूट्स वगैरह खाने से बहुत ज़्यादा। तो फिर आप इस बात का परहेज़ करें कि 40 दिन तक, 40 डेज़ तक, डिलीवरी के बाद जो 40 डेज़ होते हैं तब तक आप फ्रूट्स वगैरह मत खाइए, और अगर खाना ही चाहते हो तो पका के खाओ फिर। और ये जो कच्ची सलाद और कच्चा जूस जो है ना, ये भी आप मत ही पियो। जूस का देख लो, जूस क्योंकि अगर आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम है तो आपके हेल्प ही करेगा, फिर भी देख लो, मैं कह रही हूँ कि अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मत पियो, वरना अगर सही चल रहा है आपका सब कुछ हिसाब किताब तो मत पियो उसको। तो सीधी बात यही है कि उसका डिलीवरी के 40 डेज़ बाद ज़रा रॉ फूड जो है वो आप मत खाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे को भी पेट में गैस बनती है, माँ को भी बनती है उससे, तो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है और यूट्रस में भी ठंडी लग सकती है। जब 40 डेज़ हो जाएं तो आप फिर आराम से वो जो वेट लॉस वाला डाइट प्लान है वो आराम से आप कर सकते हो। हाँ, खूब अच्छे से आपकी डाइट में जो ये डिलीवरी के बाद 40 डेज़ होते हैं उसमें आप अपनी डाइट में इस तरीके, जैसे फ़ैट खूब अच्छी क्वांटिटी में फ़ैट होना चाहिए आपका, और प्रोटीन होना चाहिए। मिलेट खा सकते हो आप, मिलेट में खूब अच्छा सा गोश्त का सालन बनाओ, उसके साथ खा सकते हो। उसके अलावा आप ये जो होता है मैं बताऊंगी, सीड्स वगैरह जो होती हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसका एक गोंद बनाया जाता है और हरीरा, वो आप पी सकते हो। तो उसमें ये ध्यान रखो बस कि अगर डालना चाहते हो शुगर का, डालना चाहते हो ऐसे शुगर डायरेक्ट मत डालो, खजूर वगैरह डालो, वरना फिर अगर थोड़ी क्वांटिटी में डालना चाहते हो तो फिर ये जो होती है कोकोनट शुगर, या फिर जो इसकी पॉम की जो शुगर होती है ताड़ की, वो डाल सकते हो। इसकी जो है गुड़, जो है गुड़ से थोड़ा सा परहेज़ करो, अगर ख़ास तौर से आपको डायबिटीज़ या थायराइड डिटेक्ट हो गया है। इसका जो होता है गेहूँ गन्ने का जो होता है, इससे थोड़ा परहेज़ करो। कोकोनट वाली ले सकते हो, वरना फिर ये किशमिश वगैरह जो नेचुरल शुगर के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो ले सकते हो। तो नाश्ते में आप ये ड्राई फ्रूट्स का, जैसे हरीरा या फिर वो जो होता है ये गोंद मिला के जो बनाया जाता है, एक पंजीरी टाइप की ड्राई फ्रूट्स की, खूब उसमें देसी घी या एनिमल फैट डाल के, चर्बी डाल के वो बनाओ, और वो मैं तरीक़ा बता दूंगी किस तरीके से बनाया जाता है, वो खा सकते हो आप। मगर उसमें शुगर नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना है। अगर डालनी है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ये पॉम की शुगर जो होती है, पॉम जैगरी, या फिर ये जो होती है आपकी कोकोनट शुगर या कोकोनट जैगरी, ये डाल सकते हो आप। तो 40 डेज़ तक जो है, 40 डेज़ तक आपको कच्चा जो है फ्रूट्स और ये सब्जियां वगैरह ना खाएं आप, सलाद वगैरह। 40 डेज़ के बाद खा सकते हो सलाद भी, फ्रूट भी, मगर दिन रहते ये ध्यान रखना है आपको। हाँ बस, बट डायबिटीज़ अगर है आपको डिटेक्ट हो गया है तो फिर सेब मत खाना, सेब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, परेशान करेगी वो आपको। तो अगर आप किसी भी तरह से बच्चे का थायराइड जो है फंक्शन एबनॉर्मल आ रहा है, TSH ज़्यादा है, तो बच्चे को माँ का दूध दें। अगर अपनी माँ का दूध नहीं है, कोई कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो गई है, माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कोशिश करें कहीं और से इंतज़ाम करें, हो पाए तो। वैसे मेरे ख्याल से जैसे ब्लड बैंक होते हैं उसी तरह से ब्रेस्ट मिल्क के बैंक भी होना चाहिए, जहाँ जैसे हेल्दी माएँ जो होती हैं जिनके खूब दूध बनता है, तो फिर वो अपना दूध जो है वो डोनेट कर सकें, बदले में पैसा ले सकती हैं, और जिससे जिन बच्चों की माँ को दूध की कमी है या प्री मैच्योर बच्चे जो हैं उनको माँ का दूध मिल पाए।
अच्छा, ये डॉक्टर जो दवा देते हैं तो उसकी डोज़ जो है उसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो जो दवाएँ दी जाती हैं, आप अगर उनकी डोज़ की क्वांटिटी के बारे में डॉक्टर से पूछोगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कितने माइक्रोग्राम किसके लिए ठीक है, तो डॉक्टर यही बताते हैं कि हम लोग वेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये डॉक्टर इन बच्चों को भी 50 से 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और कुछ ही टाइम बाद 100 माइक्रोग्राम पर पहुंच जाते हैं। और इस तरह की दवाएं जो होती हैं, ये जो माइक्रो मतलब हार्मोन्स देते हैं ये लोग बच्चों को या बड़ों को भी ये जो हार्मोन की दवा आप थायराइड की देते हैं, ये लोग 50 माइक्रोग्राम दे रहे हैं, 100 माइक्रोग्राम दे रहे हैं। तो इसकी असल में जो नीड होती है बॉडी में वो नैनोग्राम में होती है, और ये लोग देते हैं माइक्रोग्राम में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। इसी वजह से एक तो क्या होता है कि अगर आप बाहर से कोई भी चीज़ बॉडी में डालते हो, मतलब हार्मोन्स डाल दो या कुछ भी डाल रहे हो, आप ऑर्गन भी ये लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कोई भी चीज़ आप बाहर की बॉडी में डालोगे जो कि बॉडी खुद बनाती है, तो फिर बॉडी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। बहुत केसेस में तो उसको नकार ही देती है और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, और अगर कर भी लेती है तो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती आप घुसेड़े जाते हो बॉडी में इन चीज़ों को, दवाएं वगैरह, तो वो बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट तो नहीं करती है और उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करती है, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हो सकता है शुरू में आपको रीडिंग्स में अपनी कुछ फ़र्क लगे, मगर सिम्टम्स तो रहते ही हैं, और सिम्टम्स की कहानी जो है वो कैसे सिम्टम्स आपको इसके परेशान करते ही रहते हैं बीमारियों के, वो मैं आपको मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, जो थायराइड क्यों और कैसे करके वीडियो बनाई है बड़ों के थायराइड के ऊपर, तो उसमें मैंने ये सब बताया है। तो वो आप देखें किस तरह से दवा खाने के बाद भी आपके सिम्टम्स में बढ़ोतरी होती है, ना कि कमी होती है। तो यहाँ पर इस बीमारी में तो मैंने अपने ऊपर भी यही देखा है, और जो लोगों ने मुझसे ट्रीटमेंट लिया उनमें भी पूछने पर यही कहानी सामने आई कि दवा खाने से के बाद जो है पहले परेशानियां कम थीं और दवा खाने के बाद परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गईं। तो टोटल अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा और अपने ऊपर भी यही आजमाया कि डॉक्टर लोग जो सिम्टम्स थायराइड के बताते हैं वो दवा खाने से पहले तो ये देखे गए कि कम थे, और दवा जब खाना स्टार्ट की तो उन सिम्टम्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो ये जब एडल्ट्स का ये हाल कर देती है, बड़ों में इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, तो ये दवा उन नन्हे बच्चों का क्या करती होगी ये तो खैर अल्लाह को ही मालूम होगा। और एक एडल्ट जो कि 5 या 5 साढ़े 5 फीट का होता है, मोस्टली औरतें तो इससे ज़्यादा जाती नहीं, ज़्यादातर 5 फीट की होती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 5 फीट की, वो भी बहुत कम होती हैं लेडीज़। तो उनको भी आप, और 100 kg तक पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा थायराइड में लोग जो होते हैं, लेडीज़ को ही ज़्यादातर होता है, तो वो 100 किलो तक वज़न उनका हो जाता है थायराइड का। तो उनको भी आप 50 माइक्रोग्राम या फिर 100 माइक्रोग्राम की दवा दे रहे हो, और जो बच्चा जो कि पैदा होने के बाद 3-4 किलो का है उसे भी, और लंबाई उसकी कोई 2.5 फीट के करीब है, तो फिर उस बच्चे को भी आप यही दवा इतनी ही क्वांटिटी में 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम दे रहे हो। तो ये किस तरह की साइंस है और कैसे ये लोग इसको दवा को मैनेज कर रहे हैं, ये तो भैया मुझे मेरी तो समझ से ही बिल्कुल बाहर है। तो इतने छोटे बच्चे की कोई इतनी ज़्यादा नीड तो होएगी नहीं कि ये लोग जिस हिसाब से उसके अंदर मतलब एकदम डंप करते हैं दवा, उस हिसाब से तो उसकी नीड होगी नहीं। बड़ों में भी इस दवा की नैनोग्राम में ज़रूरत होती है, और ये लोग डोज देते हैं माइक्रोग्राम में। और तब भी रीडिंग कंट्रोल ना हो तो पहले 25, फिर 25, फिर 50, और फिर 100, और 100 के आगे खैर मुझे पता नहीं है कि उससे आगे भी डोज बढ़ाते हैं या नहीं, मेरे ख्याल से होती नहीं होगी या शायद बढ़ा देते हो। मेरे अभी तक कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं वो 100 तक ही रहे हैं, बस 100 माइक्रोग्राम तक।
और एक 3-4 किलो के बच्चे को और 2.5 फीट के लंबाई जिसकी होती है उसे भी ये लोग उतनी ही डोज देते हैं और 100 तक पहुंच ही जाती है उनकी डोज अमूमन। तो मैं यही कहूँगी कि ये सब कुछ ही अपनी साइंस और इस रिसर्च के नाम पर करते हैं, और उन बच्चों का क्या होता होगा खैर मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मैंने नेट पर जो भी सर्च किया तो मुझे ज़्यादातर जो केसेस दिखे वो यूरोपियंस के दिखे, और सभी मैंने जितने भी सर्च किए वो सभी मुझे ऑटिस्टिक ही दिखे बच्चे। तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इस दवा का भी उनका ब्रेन के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये दवा जो है इससे प्रॉब्लम्स और तो होती हैं, वाइटमिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बॉडी में। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनका ब्रेन पे इसका असर पड़ता हो और ब्रेन का डेवलपमेंट पे इस तरह का असर पड़ता हो इस दवा का। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये भी होती है इन इन बच्चों में कि जैसे मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ वाले वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों को डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन बचपन में शुरू हो जाता है उनका पैंक्रियास छोटा रह जाता है साइज़ में। क्योंकि मान लो बच्चा 5-6 साल का है और हाइट पूरी नहीं है और आपने उसका इंसुलिन शुरू कर दिया, तो बॉडी को जब इंसुलिन बाहर से मिल रहा है तो पैंक्रियाज वैसे ही उसका बहुत कम इंसुलिन बना रहा था, अब तो भर भर के बाहर से आ रहा है, तो बॉडी जो है वो पैंक्रियाज को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं करती जैसे दूसरे ऑर्गन बढ़ते हैं बॉडी में, क्योंकि वो उनका काम बढ़ता है और तो इस वजह से उनको उनको मतलब बॉडी बढ़ाती भी है। यहाँ पैंक्रियाज जो है उसका कोई बॉडी को काम ही नहीं लग रहा है, तो फिर बॉडी बहुत चालाक होती है, तो वो कहती है कि मैं इसे फिजूल में ही बढ़ाऊँ, तो वो उसको बढ़ाती ही नहीं है, फिर वो उनका पैंक्रियाज छोटा रह जाता है साइज़ में। तो इस तरह के बच्चों का इंसुलिन कंट्रोल होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब थायराइड की दवा, अगर थायराइड की दवा भी इतनी छोटी उम्र में दी जाती है तो कि बच्चा जो है, बच्चे की हाइट अभी आगे बढ़नी है और इस टाइम अगर आपने उसको हार्मोन्स बाहर से डालने की आदत बना ली तो बहुत चांसेस है कि उन बच्चों का ग्लैंड दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसकी तरह बढ़ ना पाए, छोटा ही रह जाए। तो ये रिस्क भी है। और इस तरह के बच्चों में ऐसा होता है कि बाद में डाइट शुरू करो तब भी जैसे बड़ों में रीडिंग्स 2-3 महीने में ही काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाती हैं, उनकी नहीं हो पाती, क्योंकि ग्लैंड पूरा प्रोडक्शन देने के बाद भी क्योंकि छोटा होता है तो उतना हार्मोन नहीं बना पाता जितना कि उस बच्चे की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है ऐसे बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। फिर भी यही कहूँगी कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जो दवा खा रहा है काफ़ी टाइम से, तो फिर वो सिम्टम्स पे ही ध्यान दें, ना कि रीडिंग्स पे, और डाइट करने के 1 महीने बाद से थोड़ी थोड़ी करके दवा कम करते हुए कुछ ही महीनों बाद दवा छोड़ दें, तभी आपका ग्लैंड ठीक से काम करेगा। ऊपर से हार्मोन देते रहोगे तो वो सोता ही रहेगा और बहुत चांसेस हैं कि कुछ सालों बाद ग्लैंड आपका नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाए, मतलब बढ़ जाए। बट इसके लिए आपको उसे प्रॉपर फूड देना होगा, और थायराइड ग्लैंड की हेल्दी होने के लिए आयोडीन और सेलेनियम और एनिमल फैट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे को गाय का दूध और गेहूं से पूरी तरह से दूर रखें। दूध जो है, कम दूध की चाय दे सकते हैं, चाय की रेसिपी मैंने दे रखी है, वो देखें। अच्छा, बच्चे को माँ का दूध 2 साल के बाद छूट जाए तो दूध की जगह कम दूध वाली चाय पीने की आदत बनाएं, स्टीविया डाल के चाय दे सकते हैं। रात में सोने से आधा 1 घंटे पहले भी चाय दे सकते हैं, या सोने से पहले अगर बच्चे को कुछ खाना देना है तो फिर कोशिश करें बटर खिला दें। जैसे बच्चों को रात में भूख लगती है, ऐसा होता है बॉडी बढ़ रही होती है तो उसकी नीड भी ज़्यादा होती है, रात में भूख ना लगे बच्चे को, तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आपको रात में सोने से पहले बटर दे दें उसे, थोड़ा सा सॉल्ट वाला जो बटर होता है। उससे एक तो उसे रात में भूख नहीं लगेगी, फिर दूसरी बात यह है कि रात में उसके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, ये फैट जो है बहुत ज़्यादा हेल्प देगा उसको। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई बच्चा पेशेंट है तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर रात में सोने से पहले थोड़ा सा बटर खा लेंगे वो, तो फिर मॉर्निंग में उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं आएगा।
अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, जैसे 2-3 साल 3 साल का बच्चा जो है वो रात में मांग रहा है दूध, तो फिर ऐसा कर सकते हैं, कोशिश करें कि रात में भी अगर दूध मांग रहा है तो दूध की जगह अगर कम दूध वाली आप चाय दे दें, उसे क्रीम डाल सकते हैं चाय में, जिससे कि उसका पेट भर जाएगा और उसे हेल्प भी मिलेगी, फैट होता है क्रीम में। तो अगर क्रीम डाल के उसको चाय बना के दे दें, वो अगर पी लेता है बॉटल से तो बहुत अच्छी बात है। और अगर देखिए कुछ ना रात में कुछ ना खाने पीने की आदत हो तो बेस्ट है, मगर कुछ बच्चे जो होते हैं वो मांगते हैं, तो उनके लिए कोशिश करें अगर चाय पी पाए बच्चा, स्टीविया वाली दे सकते हैं। और अगर चाय नहीं लेता है किसी वजह से, तो फिर आप उसको गोट का जो बकरी का दूध, या फिर ये भेड़ भेड़ का अगर मिल जाता है, बकरी का, कोशिश करें गाय का ना दें, गाय का तो अगर इस तरह से बकरी वगैरह का मिल जाता है तो वो दे सकते हैं, मगर उसमें भी यही ध्यान रखना है कि आधा दूध और आधा पानी, और ये ठंडा होना चाहिए दूध, मतलब जो है गरम नहीं करें आप दूध। ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना किया और उसी में दूध को मिला लिया, हालांकि तब भी उसकी केफीन एक्टिव हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको, मतलब डायरेक्ट दूध को गर्म मत करो, और कोशिश करो ठंडा ही पिए, रूम टेम्परेचर का दूध, और गर्म दूध पीने की आदत मत डालो, ना पिए तो बेस्ट है। बस ये एक मजबूरी का उपाय मैंने आपको बता दिया है कि हाँ बच्चा मांग रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ जो है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी नहीं चलती है। कोशिश यही होना चाहिए कि दिन में खूब उसे अच्छे तरीके से खिला दो कि रात में उसे भूख ना लगे। रात का खाना जो है उसमें अच्छी तरह से फैट होना चाहिए, खाने में बच्चे के गोश्त होना चाहिए, फैट होना चाहिए। ग्रेन में आप मिलेट राइस अगर बच्चा खा पाता है तो उसे ग्रेन का मिलेट राइस दे दो, मिलेट की रोटी दे दो, बेस्ट है। वरना फिर अगर नहीं खाता है बच्चा, वो भी नहीं खा पा रहा है, तो फिर उसको जो सिंपल राइस होते हैं, वाइट राइस, वो आप दे सकते हो, मगर टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के साथ ये नहीं हो पाएगा, उन्हें तो मिलेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर थायराइड में भी बच्चा है तो फिर उसको जैसे थोड़े से बासी करके जो चावल होते हैं, जैसे कि अगर रात में दे रहा हो तो दोपहर में वो बना लिए चावल, इस तरीके से दो। वरना जो है प्रोटीन पे अगर बच्चा रहे, जैसे श्रिम्प दे दिए बच्चे को, झींगे जो होते हैं रात के खाने में, या फिर कबाब वगैरह दे दिए, या इस तरीके की एग दे दिया, प्रोटीन के आइटम पहले दे दिया, या सूप दे दिया, जो बोन ब्रॉथ होता है वो बहुत अच्छा, बहुत हेल्प करेगा बच्चे की ग्रोथ में भी, और उसको बीमारी से, कोई भी बीमारी में अगर आ गया बच्चा, उससे बाहर निकलने में भी। बोन ब्रॉथ है उसमें एग डाल के दे दिए, इस तरीके से आप फूड को मैनेज करें, कोशिश करें ग्रेन कम से कम ही हो। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बता रखी, दाल का सूप भी दे सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, एग दे दिए साथ में, इस तरह से आप बच्चे के खाने को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बच्चे का ग्लैंड है ही नहीं, बट मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है, तो हो सकता है कि ग्लैंड बहुत छोटा हो और पूरा डेवलप ना हो पाया हो पैदाइश के वक्त। तो अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन देते हो और खाने में जहर नहीं देते हो बच्चे को, जैसे कि दूध और गेहूँ जो है, ख़ास तौर से मेन जहरीले, ये दूध, गेहूँ, एक वेजिटेबल ऑयल, ये 3 जहर जो हैं ये आप बच्चे को नहीं देते हो खाने में, तो बच्चे का ग्लैंड जल्दी ही 2-3 साल में नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए। और जहाँ तक बात है दिमागी प्रॉब्लम्स की, तो पीछे मैं बता ही चुकी हूँ कि बच्चा अगर पैदाइश के बाद छींका है या रोया है तो बच्चा दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। अगर रोया या छींका नहीं है तो हाँ कोई गड़बड़ है, मगर मान लो कोई गड़बड़ी है तो भी क्या इस तरह की दवाएं इसका सॉल्यूशन है? नहीं। तो अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होता है तब भी माँ का दूध दिया जाए और खाने पीने की एहतियात की जाए, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बड़े होकर उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम आए और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो जाए। और जहाँ तक ग्लैंड के ना होने की बात है, तो मैं यही कहूँगी कि बड ज़रूर होगी, और वो अगर आप उसको सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो तो वो बड जो है वो बड़ी होकर पूरी फुल्ली ग्रोथ में आकर पूरा ग्लैंड बन सकता है। मगर हाँ टाइम थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि बहुत छोटा होता है ग्लैंड,
तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मगर बच्चों में ये ध्यान रखना है, रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया जाए तो बड़ों से कई गुना तेज़ उनकी रिकवरी होती है। तो बस थोड़ा सा आपको जहन को अपने थोड़ा सा मतलब कूल रखना होगा और थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, बस सब्र के साथ। तो सब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आ ही सकते हो। तो इतना लंबा डिस्कशन इसलिए किया है कि आप इस बीमारी को समझ पाओ और आप तभी इस तरह की बीमारियों से बाहर आ सकते हो जब आपकी नॉलेज अच्छी हो, जिससे आपका डर ख़त्म हो। और मॉडर्न मेडिकल जो है वो तो चल ही रहा है डर की बेस पर, डर दिखाकर ही ये लोग सारा अपना धंधा चला रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि पहले तो आप शुरू से ही इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चे को ना हो पाए। तो प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डाइट और इंसुलिन जो है आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। दूसरा, अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में फंस ही गए हो तो थोड़ी ही समझदारी जो है आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। और आपने अगर दवा शुरू कर दी है बच्चे की, तो फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी तैयार रहें, जैसे कुछ टाइम बाद टाइप 1 डायबिटीज़ या दूसरी प्रॉब्लम्स। और हाँ, चाहें तो बच्चे का टेस्ट हर महीने कराते रहें तसल्ली के लिए। कुछ ही टाइम में रीडिंग्स जो हैं आपके बच्चे की बहुत इम्कान है कि नॉर्मल हो जाएं।